हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो ये वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी होगी, आप वीडियो की टाइमिंग भी देख सकते होंगे। अगर आप ऑलमोस्ट कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बिकॉज इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं, राइट। सो इफ़ यू हैव दैट मच टाइम देन आई वुड रिकमेंड यू टू कंटिन्यू विद दिस वीडियो इफ़ यू हैव दैट मच पेशेंस एंड टाइम। अदरवाइज पार्शियली देखने का इतना कोई सेंस नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरमीडिएट और अ बिट ऑन एडवांस साइड देन यू माइट गेट इट आफ्टर वॉचिंग पार्शियली, बट इसमें फिर कोडिंग पार्ट भी थोड़ा है। इट्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, इसका कोडिंग पार्ट जो है वो भी थोड़ा सा ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हो, तो वो भी है, ठीक है। Also, before moving forward, I would like to tell about the complete data structures and algorithms playlist, which is especially designed for interview preparation and placements, जहाँ पे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी टॉपिक्स रिक्वायर्ड है सारे कवर होंगे। एंड इसमें जितनी भी टॉपिक्स है उन सभी में जितने भी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है वो सारे भी कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें अराउंड 129 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। यू मे चेक आउट दिस प्लेलिस्ट, लिंक इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम डी से, दैट इज सेगमेंट्स कवरिंग। व्हाट डज क्वेश्चन से? देयर इज अ लीनियर स्ट्रिप डिवाइडेड इनटू m cells numbered from 1 to m from left to right. Okay, you are given n segments. Each segment is defined by 4 numbers L, R, P and Q. Okay, the segment covers the cells from L to R inclusively and exist with a probability P by Q independently. Independently का मतलब क्या है कि वो सेगमेंट की जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है उसका दूसरे सेगमेंट की प्रोबेबिलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। Your task is to calculate the probability that each cell is covered by exactly one segment. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले इस एग्जांपल को लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है एंड देन 3 सेगमेंट्स दिए हैं। n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 3 है एंड देन 3 सेगमेंट्स दिए हैं। क्या क्या है वैल्यूज? 1 2 1 3, 3 3 1 2, देन 1 3 2 3, ठीक है। ये मान लो i इक्वल टू 0 है, ये मान लो i इक्वल टू 1 है एंड ये मान लो i इक्वल टू 2 है। ये l की वैल्यू है, ये r की वैल्यू है, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक मेटल स्ट्रिप है ऑफ जहाँ पे m सेल्स है, ठीक है ना। सो let's say this is a metal strip with 3 cells. This is the first cell, second cell and third cell, ठीक है। अब हमारे पास n नंबर ऑफ सेगमेंट्स है जहाँ पे हर एक सेगमेंट जो है उसमें 4 पैरामीटर्स दिए गए हैं L, R, P और Q। तो अगर मेरे पास ith सेगमेंट में वैल्यू है Li, Ri, Pi एंड Qi, तो ये क्या डिनोट करता है कि ये सेगमेंट जो है ये Li से लेके Ri तक के सेल्स को कवर करता है, ठीक है। और इसके होने की प्रोबेबिलिटी Pi बाई Qi है, ठीक है। तो ये जो है ये 1 से लेके सेकेंड सेल तक कवर करता है, मतलब कि अगर ये स्ट्रिप हम सिलेक्ट करेंगे तो ये स्ट्रिप इतनी होगी लेंथ में, 1 से लेके 2 तक कवर करेगी और इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। सेकेंड जो है वो थर्ड से लेके थर्ड सेल कवर करता है, तो ये स्ट्रिप इतनी है, इसकी होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। और जो थर्ड स्ट्रिप है वो फर्स्ट से लेके थर्ड सेल तक कवर करता है और उसकी होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, ठीक है। अब हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी सेल इज कवर्ड बाय एग्जैक्टली वन स्ट्रिप। What is the probability that each cell is covered by exactly one strip? इसका मतलब क्या है? देखो अगर मैं ये स्ट्रिप को लेता हूँ एंड ये स्ट्रिप को लेता हूँ एंड ये स्ट्रिप को नहीं लेता, तो ये फर्स्ट और सेकंड सेल जो है वो ये स्ट्रिप कवर करेगी और ये जो थर्ड सेल है वो ये स्ट्रिप कवर करेगी। मतलब कि हर एक सेल को एग्जैक्टली एक स्ट्रिप कवर कर रही है, एक से ज़्यादा भी नहीं है, एक से कम भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इस स्ट्रिप को लेंगे, इस स्ट्रिप को लेंगे और इसको नहीं लेंगे, वो एक कॉम्बिनेशन है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि आप इस स्ट्रिप को ना लो, इस स्ट्रिप को ना लो और इसको ले लो,
तो ये जो है ये स्ट्रिप तीनों सेल्स को कवर कर लेगी, तो तीनों सेल्स एग्जैक्टली एक स्ट्रिप के द्वारा कवर करे गए हैं, ठीक है ना। अगर मान लो आप ये स्ट्रिप को भी लेते हो और ये स्ट्रिप को भी लेते हो तो ये सेल जो है वो दो स्ट्रिप कवर कर रही है, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप सिर्फ स्ट्रिप को लेते हो, इसको और इसको नहीं लेते, तो ये सेल कोई भी स्ट्रिप कवर नहीं करेगी, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए कि सारे सेल्स एग्जैक्टली एक स्ट्रिप कवर करे, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये स्ट्रिप मैं लेता हूँ तो ये और ये मैं नहीं लूँगा, तो ये स्ट्रिप जो है ये तीनों सेल्स को कवर कर लेगी, तो तीनों सेल्स एग्जैक्टली एक स्ट्रिप से कवर होंगे, ठीक है। तो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे और ये स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। तो पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे सेल्स जो है वो एग्जैक्टली एक स्ट्रिप कवर करें, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी स्ट्रिप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बनेगी, मतलब कि अगर हम एक कॉम्बिनेशन है जिसमें कुछ स्ट्रिप्स को लिया है एंड कुछ स्ट्रिप्स को नहीं लिया, सच दैट सारे सेल्स एग्जैक्टली एक बार कवर होंगे, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस है, अगर आपके पास n स्ट्रिप्स है तो हर एक स्ट्रिप या तो आप लेंगे या तो नहीं लेंगे, तो हर एक स्ट्रिप के पास दो ऑप्शन है, टोटल देयर आर n स्ट्रिप्स, तो टोटल 2 की पावर n सबसेट्स होंगे, जहां सबसेट्स ऑफ स्ट्रिप्स होंगे। इनमें से जो सबसेट्स ऐसे होंगे जिन स्ट्रिप्स की मदद से, सबसेट्स ऑफ स्ट्रिप्स जिनकी मदद से हम सारे सेल एग्जैक्टली एक बार कवर होंगे, उन सबसेट्स की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है आउट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली सभी सबसेट्स को जनरेट करके फिर सभी सबसेट्स सभी सेल में कितना कवरेज देते हैं ये सब कैलकुलेट करेंगे, ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। सो वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग मोर एफिशिएंट। तो पहले तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है ना, कि इसमें वैल्यू कैसे आएगी। या तो हम पहली स्ट्रिप ले, दूसरी ले और तीसरी ना ले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली स्ट्रिप को लेना है मतलब कि पहली स्ट्रिप की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, अब दूसरी स्ट्रिप को भी लेना है मतलब इसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/2। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। और हमें यहाँ पे बोला गया था कि ये स्ट्रिप की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका ये और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप इसको लेना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सेकंड स्ट्रिप इसको भी लेना है एंड इसको नहीं लेना है। तो अगर इसकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 2/3 है तो इसके नॉट अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, 1 - 2/3, है ना। तो इसको नहीं लेना है। एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि इसको भी नहीं लेना है, इसको भी नहीं लेना है, लेकिन इसको लेना है। तो इसको नहीं लेने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - 1/3, क्योंकि 1/3 तो अकरेंस की है। सो 1 - 1/3 इज नॉट अकरेंस, सो 2/3 इंटू 1 - 1/2 दैट इज 1/2 इंटू इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/3. So that would be equal to 3 3s are 9, 9 2s are 18, 1/18 plus this would be 4/18, that would be 5/18. This is the probability such that out of these strips a combination is selected such that every cell is covered by exactly one strip. ठीक है, so this is the probability. अब वापस थोड़ा क्वेश्चन पे जाते हैं। सो यहाँ पे तो आंसर ये दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इनपुट के बारे में लिखा है। फर्स्ट लाइन कंटेन्स NNM दैट इज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, एंड देर आर n लाइन्स, फिर हर एक स्ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे ith लाइन पे हमारे पास Li, Ri, Pi और Qi है। Li और Ri है, L से लेके R तक वो स्ट्रिप सेल्स कवर करेगी, एंड Pi/Qi है इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दैट स्ट्रिप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिंट अ सिंगल इंटीजर द प्रोबेबिलिटी दैट ईच सेल इज कवर्ड बाय एग्जैक्टली वन सेगमेंट टेकन मॉड्यूलो दिस। तो बेसिकली हमें क्या प्रिंट करना है, हमें इस प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मॉड्यूलो, सो 5/18 मॉड्यूलो दैट वैल्यू, लेट्स से इट्स मॉड, जो भी क्वेश्चन में दी है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है।
सो इसलिए ये वैल्यू जो है फिर यहाँ पे नीचे दिया गया है, फॉर्मली द प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन x by y. You have to print the value x into y inverse modulo this, where y inverse is an integer such that y into y inverse modulo this is equal to 1. देखो बेसिकली ये जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मॉड की वैल्यू दी है 998244353, चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस में ये प्राइम ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ये मान लो आपको P अपॉन Q मॉड्यूलो मॉड कैलकुलेट करना है, मॉड्यूलो मॉड, सो दिस इज नथिंग बट P इंटू Q इनवर्स मॉड्यूलो मॉड, ठीक है ना। सो दिस इज Q इनवर्स मॉड्यूलो मॉड एंड देन यू कैन टेक होल मॉड्यूलो मॉड। तो Q इनवर्स मॉड्यूलो मॉड, सो 1 अपॉन Q मॉड्यूलो मॉड इज इक्वल टू Q इनवर्स मॉड्यूलो मॉड इज नथिंग बट Q की पावर मॉड -2 मॉड्यूलो मॉड, ठीक है। और ये जो है ये कैलकुलेट करने का जो टाइम है वो होता है log mod बेस 2, ये जो पावर होती है ना उसका बेस 2 होता है। तो यहाँ पे log mod -2 बेस 2 चाहे आप लिख लो, -2 कांस्टेंट है तो आप log mod बेस 2 भी लिख सकते हो। द मोस्ट एफिशिएंट वे में आप Q की पावर mod -2 मॉड्यूलो मॉड इस टाइम में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है तो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की प्लेलिस्ट है इसमें एक मैथमेटिक्स का सेक्शन है। सो दिस इज एरेज, दिस इज मैथमेटिक्स, ओके। चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट, फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आगे जाओगे तो आपको मिलेगा व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलो एंड व्हाई इट इज यूज्ड, मॉड्यूलो इन एडिशन, मॉड्यूलो इन सब्ट्रैक्शन, मॉड्यूलो इन एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर डिवीजन, a डिवाइड बाई b, मॉड्यूलो मॉड। तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो, बेसिक से लेके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे कैलकुलेट होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेशन कैसे यूज़ करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। एक मैथमेटिक्स करके अलग प्लेलिस्ट भी है, या तो आप इस कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स प्लेलिस्ट में भी जो 3 पॉइंट करके है वो सारे वीडियोस में देख सकते हो, आपको ये कंसेप्ट्स मिल जाएंगे। अब वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक स्ट्रिप है या तो अगर हमारे पास m सेल्स है एंड हमारे पास कुछ स्ट्रिप्स है जो कि L से लेके R तक का कुछ कुछ कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सच दैट द स्ट्रिप्स आर सिलेक्टेड सच दैट द एवरी सेल इज अकर्ड एग्जैक्टली वंस, एवरी सेल इज कवर्ड बाय अ स्ट्रिप एग्जैक्टली वंस, राइट। तो एक चीज़ यहाँ पे क्या समझने वाली है, सबसे पहली तो मान लो आपके पास 8 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो मान लो आप पहली स्ट्रिप ये लेते हो तो दूसरी स्ट्रिप आपको ऐसी ही लेनी पड़ेगी, मतलब कि अगर मैं स्ट्रिप को ऐसे शॉर्टेड फैशन में लिखने जाऊँ, मतलब कि जो सबसे पहले एंड हो रहा है फिर उसके बाद कौन सी स्ट्रिप लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर ये आपकी स्ट्रिप है तो नेक्स्ट जो स्टार्टिंग स्ट्रिप होगी वो यहीं से स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो 3 2 बार कवर हो जाएगा एंड 5 से स्टार्ट करोगे तो 4 मिस आउट हो जाएगा, लेकिन हर एक सेल को एक बार कवर करना है तो वो यहाँ से ही स्टार्ट होनी चाहिए। फिर मान लो ये 5 पे खत्म हुई तो थर्ड स्ट्रिप यहाँ पे ही स्टार्ट होनी चाहिए, ये मान लो ये 6 पे खत्म हुई तो फोर्थ स्ट्रिप यहाँ पे स्टार्ट होके यहीं पे खत्म होनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो एक तो ये हो गया। अब मान लो दूसरा कॉम्बिनेशन ऐसा भी हो सकता है कि पहली स्ट्रिप 1 पे ही खत्म हो गई, दूसरी स्ट्रिप 6 तक चली गई एंड तीसरी स्ट्रिप 7 8 कवर कर ली, तो ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। तो इन सभी कॉम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटी का सम हमें निकालना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे निकाला एक ये पहले कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेंड कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? So what will be the brute force approach? See, the thing is, एक चीज़ आप समझो यहाँ पे, अगर आप जो आपके डिपेंडिंग अपॉन योर इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप अपने जो स्ट्रिप्स है उनको शॉर्ट कर दो तो फिर आपको एडवांटेज हो सकता है,
ठीक है, बेसिकली ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, यू बेसिकली ट्राई टू चेक आउट ऑल द कॉम्बिनेशंस। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, ट्राई ऑल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, ठीक है ना, जो कि आपको सभी सेल्स को एक ही बार कवर करे, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली सारे कॉम्बिनेशंस 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस जनरेट करके फिर चेक करना कि उनमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे सेल एग्जैक्टली वंस कवर होते हैं, वो नहीं करना। हम क्या करेंगे, so what we can do is we can make our trying brute force approach, trying all the combinations in a little efficient way। क्या मतलब है, हम सारे कॉम्बिनेशंस तो ट्राई करेंगे बट सिर्फ वही कॉम्बिनेशंस में हम आगे रिकर्सिव कॉल करेंगे विच आर लीडिंग टू अ सॉल्यूशन, लीडिंग टू ए सॉल्यूशन और विच माइट लीड टू ए सॉल्यूशन, ठीक है ना। हो सकता है आगे जाके ना भी करे, बट जो लीड नहीं ही करेंगे ऐसे तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, देखो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी जितनी भी स्ट्रिप्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मतलब कि LI से लेके RI तक वो वेरी करती है और उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी PI/QI है, तो इन सभी स्ट्रिप्स को शॉर्ट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू दियर एंडिंग पॉइंट R, ठीक है। अब मान लो मैं एक फंक्शन कॉल करता हूं f ऑफ m, n, so this will be my recursive function which will try out all possible combinations and it will give me the probability such that every cell is covered exactly once, ठीक है ना। ये मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी दे देगा। तो अगर मुझे इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को समझाना है, ये तो वो ये रिटर्न करेगा। अब m और n क्या है, सो बेसिकली अगर मैं इन जनरल लिखूँ f ऑफ i, j, सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट, पहले यहाँ समझते हैं, f ऑफ m, n विल रिटर्न मी द प्रोबेबिलिटी सच दैट एवरी सेल इज कवर्ड एग्जैक्टली वंस considering all the cells from 1 till m with the help of all the strips, let's write it like this, with the help of all the strips from 0 to n minus 1 index, ठीक है। तो 1 से लेके m तक सारे सेल्स एग्जैक्टली एक बार कवर हो विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिप्स फ्रॉम 0 to n minus 1 इंडेक्स, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। इन जनरल f ऑफ ij क्या रिटर्न करेगा, probability that every cell from 1 till I is covered exactly once using the strips from 0 to j index, ठीक है। अब ये जो n-1th इंडेक्स वाली स्ट्रिप है उसको या तो आप सिलेक्ट कर सकते हो या तो नहीं कर सकते, ठीक है। या तो आप सिलेक्ट करोगे या तो नहीं करोगे, और यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी और यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसका सम कर दोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो अब आप पहले तो इसको सिलेक्ट अगर नहीं कर रहे हो देन यू कैन सिंपली कॉल f ऑफ m, n-2, दिस विल गिव मी द प्रोबेबिलिटी दैट एवरी सेल इज कवर्ड एग्जैक्टली वंस, probability that every cell is covered exactly once from 1 to m using the strips from 0 index to n-2 index, क्योंकि n-1 इंडेक्स की स्ट्रिप को तो हमने सिंपली इग्नोर कर दिया, तो ये फंक्शन हो गया। लेकिन हम अगर चाहे कि n-1 इंडेक्स की स्ट्रिप को लेना है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो m होना चाहिए, बिकॉज हमने स्ट्रिप्स को शॉर्ट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू दियर एंडिंग टाइम। सो हाईएस्ट एंडिंग टाइम वाली स्ट्रिप्स जो है उनकी इंफॉर्मेशन एंड में होगी। अब मान लो नंबर ऑफ सेल्स आपके है 20 और लास्ट स्ट्रिप जो है वो 15 से लेके 25 तक कवर करती है सेल्स, तो इसको क्यों लेंगे हम, हमें 21 to 25 तो चाहिए ही नहीं। सिमिलरली अगर लास्ट स्ट्रिप है 15 से लेके 19 तो इसको भी नहीं लेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज ये 20th सेल को कवर नहीं कर पा रही, राइट। सो इन दैट केस विल नॉट गो इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो or what you can do is when you come here, if the ending index of the strip which you are trying to consider is less than m, then you can return 0,
दैट इट्स जीरो प्रोबेबिलिटी, बिकॉज वो एंडिंग इंडेक्स जो m है उससे कम है, इस जो m इंडेक्स का सेल है इसका एंडिंग इंडेक्स उससे भी कम है और शॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर ये कवर नहीं कर पा रही स्ट्रिप तो उसके आगे वाले भी कवर नहीं कर पाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दैट्स द थिंग। बट लेट्स से कि ये जो n-1 इंडेक्स वाली स्ट्रिप है उसका एंडिंग इंडेक्स m के बराबर ही है, ठीक है। देन p ऑफ n-1 अपॉन q ऑफ n-1, ये इस स्ट्रिप की होने की प्रोबेबिलिटी। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस पी n-1 अपॉन क्यू n-1, क्योंकि अगर हम इस स्ट्रिप को नहीं ले रहे तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी ये है मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ कवरिंग द फर्स्ट m सेल्स यूजिंग द 0 to n-2 इंडेक्स स्ट्रिप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप ले रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई, अब मान लो ये जो है ये Ln-1 से लेके Rn-1 तक स्ट्रिप जो है वो सेल्स को कवर कर रही थी, तो Rn-1 तो m के बराबर ही है, राइट। और Ln-1 तक इसने कवर कर लिया है, मतलब कि अगर ये मेरी सेल्स है, ठीक है ना, और मैंने ये स्ट्रिप ली है जो कि इतना कवर करती है, ठीक है ना, तो अब मुझे ऐसी स्ट्रिप सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसका एंडिंग इंडेक्स जो है, जिसका एंडिंग सेल कवरेज जो है वो ये हो, क्योंकि अब इन सभी सेल्स को मैं रिपीट नहीं कर सकता, राइट। सो अगर मान लो ये m सेल था और ये मान लो m1 सेल है, तो अब मुझे m1 पास करना पड़ेगा फंक्शन में, राइट। और ये जो स्ट्रिप हमने सिलेक्ट की है उसकी रेंज है li से लेके ri, वेयर ri वॉज इक्वल टू m, तभी तो हमने सिलेक्ट किया। तो अब जो फंक्शन में m में पास करूंगा वो क्या होगा, कैन आई से इट वुड बी li-1, क्योंकि li से लेके ri तक तो इस स्ट्रिप ने कवर कर लिया, अब मुझे li-1 तक कवर करना है, राइट। सो आई वुड से फंक्शन ln-1 कॉमा n-2, ठीक है। और इस तरह से पूरा आपका रिकर्शन चलता जाएगा, ठीक है। और अगर इसका जो एंडिंग इंडेक्स है, मतलब कि मान लो बेसिकली अगर मान लो कुछ ऐसा है f ऑफ i, j, अब आपको jth इंडेक्स की स्ट्रिप पे डिसाइड करना है कि इसको लेना है कि नहीं लेना है। तो अगर rj, मतलब कि ये lj से लेके rj तक सेल्स कवर कर रहा है, सो अगर rj ग्रेटर देन i है देन यू कैन इग्नोर इट, यू कैन गो टू j-1, क्योंकि अगर मेरा लास्ट सेल जो मुझे कवर करना है वो 20 है और ये 22 तक जा रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है 21, 22 ऑलरेडी मैंने कवर कर लिए हो, तभी तो मैं 20 तक आया। तो 20 और 21 मुझे रिपीट नहीं करने सेल्स, दूसरी स्ट्रिप से वापस कवर नहीं करने, तो इसका एंडिंग इंडेक्स एग्जैक्टली i के बराबर होना चाहिए। सो इफ दैट्स द केस यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्ट्रिप विथ लोअर एंडिंग इंडेक्स, लोअर वैल्यू ऑफ r, राइट, और मल्टीप्लाई कर देंगे इस स्ट्रिप की ना होने की प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज rj इज लेस देन i, तो अगर jth इंडेक्स की स्ट्रिप का एंडिंग इंडेक्स अगर लेस देन i है तो 0 ही रिटर्न कर देंगे, क्योंकि मुझे i तक के सेल्स को कवर करना है ना, i+1 और आगे वाले तो पहले कवर कर लिए आगे के स्ट्रिप्स ने, अब मुझे i तक कवर करने हैं और स्ट्रिप्स मैंने शॉर्ट कर दी है, इसीलिए मैंने शॉर्ट करी थी, ठीक है। सो दैट हम धीरे धीरे जो एंडिंग इंडेक्स है वो छोटे छोटे वाली स्ट्रिप्स को उसके ऑर्डर में सिलेक्ट कर पाए। तो अगर rj लेस देन i है वी कैन रिटर्न 0, और अगर rj इक्वल टू i है देन वी हैव टू चॉइसेस, आइदर टू टेक इट और नॉट टेक इट। तो अगर आप लेते हो तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, नहीं लेते हो तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, एंड देन यू फर्दर एक्सप्लोर इट एंड देन रिटर्न इट, ठीक है ना। हो सकता है कि ये आगे जाके पॉसिबल ना हो तो ये 0 रिटर्न कर दे, तो 0 इंटू दिस इज 0, तो ओवरऑल 0 रिटर्न हो जाए इस पाथ पे, है ना। तो ये भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि rj इक्वल टू i है तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कभी ith इंडेक्स कवर होगा ही नहीं, ith इंडेक्स का सेल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल स्ट्रिप्स भी हो सकती है जो ith इंडेक्स पे एंडिंग पॉइंट हो। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिप है जो 2 से लेकर 7 तक के सेल्स कवर करती है, एक स्ट्रिप है जो 5 से लेकर 7 तक के सेल्स कवर करती है, एक स्ट्रिप है जो 3 से लेकर 7 तक के सेल्स कवर करती है। सो व्हेन यू आर एट i इक्वल टू 7 यू वांट अ स्ट्रिप विच एंड्स एट 7। सो अगर आप इसे नहीं भी लेते हो यू कैन सिलेक्ट दिस
If you don't select this, you can select this. If you don't select this or this, you can select this, right? So if the ending index of the strip is equal to I, you have two choices, either to take it or not take it. If it is less than I, return 0. If it is greater than I, you cannot take it, क्योंकि फिर सेल्स जो है वो बेसिकली मल्टीपल स्ट्रिप्स कवर करने लगेंगे. सो यू गो टू द नेक्स्ट स्ट्रिप, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई. अब इसको थोड़ा रब कर देते हैं, या तो फिर रब नहीं करते, इसको जो है थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा रिकर्शन. अब यहाँ पे अगर आप रिकर्शन क्लियरली देखोगे तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम में जाएगा, ठीक है ना. सो वी नीड टू थिंक ऑफ समथिंग मोर एफिशिएंट, ठीक है. नाउ व्हेनेवर यू हैव सम रिकर्शन, व्हेनेवर यू हैव समथिंग इन व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज गोइंग इन एक्सपोनेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम एंड यू वांट टू ऑप्टिमाइज इट, वन ऑफ द वेज यू कैन थिंक ऑफ इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग. लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग तभी यूज कर सकते हैं जब आपको ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स दिखे, ठीक है. ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वो छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं विच यू कॉल अगेन एंड अगेन इन द ब्रूट फोर्स रिकर्शन अप्रोच टू सॉल्व द लार्ज प्रॉब्लम. वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आप बार बार कॉल करते हो, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स मिलता है. मान लेते हैं एक फंक्शन है जहाँ पे हमारे पास टोटल 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल 10 स्ट्रिप्स है एंड जो सेल्स हमें कवर करने हैं वो 100 तक है, ठीक है. अब मैंने जो स्ट्रिप्स है उनको शॉर्ट कर दिया है इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू दियर एंडिंग इंडेक्स. मतलब कि अगर वो LI से लेके RI तक कवर करते हैं तो RI के रिस्पेक्ट में मैंने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है. तो अब मान लो मेरे पास जो लास्ट स्ट्रिप है वो है 90 से लेके 100 तक की, ठीक है. और उसके होने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी, ठीक है. अभी प्रोबेबिलिटी लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आप कंफ्यूज ही होंगे. उससे पहले जो है वो है लेट्स से 80 से लेके 100 तक, ठीक है. और उससे पहले जो है वो है 85 से लेके 95 तक. एंड एक और स्ट्रिप है हमारे पास विच इज़ फ्रॉम 80 टू 81, ठीक है. तो मान लो, और उसके आगे और भी स्ट्रिप्स है, ठीक है ना. बट अभी मैं 4 ही लिखता हूँ. मान लो यहाँ पे हमारे पास 90 स्ट्रिप्स है, बट उसमें से आखिरी 4 मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है. तो अब इस स्ट्रिप पे हम डिसीजन लेते हैं और ये इसके रिस्पेक्ट में शॉर्टेड है, ठीक है ना. तो जो 90th स्ट्रिप होगी, मतलब कि 91 स्ट्रिप है 0 to 90 इंडेक्स, ठीक है. तो जो 90th इंडेक्स वाली स्ट्रिप होगी वो ये है, उससे पहले वाली इंडेक्स वाली ये है, उससे पहले वाली इंडेक्स वाली ये है, उससे पहले वाली इंडेक्स वाली ये है, क्योंकि एंडिंग टाइम के रिस्पेक्ट में हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना. तो हाईएस्ट एंडिंग टाइम वाली लास्ट इंडेक्स पे होगी. एंडिंग टाइम क्या, एंडिंग सेल जो वो कवर करता है उसमें. तो मान लो ये हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि इसका जो एंडिंग सेल है वो इस सेल के साथ मैच करता है. ओके, सो मान लो हम ले लेते हैं. सो दैट्स प्रोबेबिलिटी इज P1. एंड अब जो हमारा एंडिंग होगा वो हो जाएगा 89. ये जो है ये 89 है, ठीक है ना. सो अब हमारा 89 हो जाएगा क्योंकि 90 to 100 तो ये कवर कर लेंगे एंड रिमेनिंग स्ट्रिप्स आर 89, ठीक है ना. एंड यहाँ पे जो है P2 प्रोबेबिलिटी में ले लेता हूँ. यू कैन ऑल्सो राइट 1 minus P1, बेसिकली इस सेल को ना लेने की, ठीक है ना. एंड यू स्टिल नीड टू कवर 100 सेल्स विथ द रिमेनिंग 89 स्ट्रिप्स, ठीक है. अब मान लो, अब आप इसको तो यहाँ पे ले ही नहीं सकते. अब आप 89 स्ट्रिप पे हो, मतलब यहाँ पे हो. अब इसका एंडिंग 100 है और हमें एंडिंग 89 वाला चाहिए, तो इसको तो ले ही नहीं सकते. सो इसको ना लेने की प्रोबेबिलिटी मान लो F3 है, इनटू फंक्शन 89 एज इट इज़ रहेगा और ये 88 हो जाएगा, ठीक है. तो हम यहाँ पे आ गए. अब इसका एंडिंग 95 है और इसका 89 है, मतलब इसको भी नहीं ले सकते. सो F ऑफ दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इंटू, मतलब कि इसको ना लेने की प्रोबेबिलिटी इंटू 89 एज इट इज़ रहेगा और ये 87 हो जाएगा, ठीक है. अब मान लो हम इसको ले लेते हैं क्योंकि इसका 89 एंडिंग है और यहाँ पे भी जो है आपका एंडिंग सेल 89 है, ठीक है. तो अगर आप इसको लेते हो तो मान लो उसको लेने की प्रोबेबिलिटी है F5 इंटू F ऑफ, अब ये 80 to 89 है, मतलब 80 से लेके 89 तक के सेल्स ये कवर कर लेगा, तो मैं 79 पे आ जाऊँगा, ठीक है. और रिमेनिंग हो जाएंगे 86,
ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब हमने इसको तो लिया नहीं, अब मान लो इसको ले लेते हैं क्योंकि इसका एंडिंग 100 है और हमें 100 एंडिंग सेल ही चाहिए। सो उसको लेने की प्रोबेबिलिटी है मान लो P6 इंटू एफ ऑफ, अब ये 100 से लेके 80 से लेके 100 तो कवर कर लेगा। सो नाउ आई वॉन्ट अ स्ट्रिप विच एंड्स एट 79th सेल एंड रिमेनिंग 88 स्ट्रिप में से ये मैं कैलकुलेट करूँगा। अब मैं ये तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे जो है ये 95 पे एंड हो रहा है और मुझे 79 पे एंड होने वाला चाहिए। सो लेट्स से आई डू नॉट टेक इट, सो दैट वुड बी P7 इंटू 79 और इसको नहीं लेंगे तो एक स्ट्रिप कम हो जाएगी। अब मैं इस स्ट्रिप को भी नहीं ले सकता क्योंकि इसका एंडिंग 89 है और मुझे 79 एंडिंग वाला चाहिए। सो लेट्स से उसकी प्रोबेबिलिटी है P8 इंटू एफ ऑफ, ये 79 ही रहेगा और ये हो जाएगा 86। तो ये क्या डिनोट करता है, f ऑफ 79 a, 86, इट डिनोट्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ covering what is the probability of covering the cell, what is the probability such that we select a combination of strips from 0 index to 86 index such that every cell from first index till 79 index is covered by exactly one strip। और ये फंक्शन भी तो सेम चीज डिनोट करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हो सकता है ये सारी चीज़ें अलग अलग हो बट ये फंक्शन जो है और ये फंक्शन जो है वो तो सेम ही है। मतलब कि यहाँ पे जो रिकर्शन होगा वही रिकर्शन यहाँ पे होगा और ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके देगा वही वैल्यू ये कैलकुलेट करके देगा। सो दीज आर नोन एज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, छोटे प्रॉब्लम्स विच आर कॉल्ड अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर टू सॉल्व द मेन लार्ज प्रॉब्लम। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, जब पहली बार हम एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे रिकर्शन कॉल करते हैं तो हम रिकर्शन कॉल करते हैं एंड उनके रिस्पेक्ट में रिजल्ट कहीं स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, एक बार वो रिजल्ट स्टोर कर लिया तो दूसरी बार अगर सेम पैरामीटर्स पे रिकर्शन आएगा तो उस रिजल्ट को डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे रेदर देन गोइंग थ्रू होल रिकर्शन। इस तरीके से हम काफ़ी सारे रिकर्शन कॉल्स कम कर देते हैं एंड हमारा टाइम सेव हो जाता है एंड दैट अप्रोच इज नथिंग बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब एक और चीज़ समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। ठीक है ना, टॉप डाउन अप्रोच जो है वो रिकर्सिव अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच जो है वो आइटरेटिव अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच में हम क्या करते हैं, जैसे रिकर्शन लिखते हैं वैसा ही कोड लिखते हैं बट बिफोर गोइंग इनटू रिकर्शन फर्दर वी जस्ट चेक वेदर दैट रिकर्शन कॉल हैज बीन मेड बिफोर और नॉट। वो कैसे पता चलेगा, जहां पे हम रिजल्ट स्टोर करते हैं वहां पे हम देख लेंगे कि इस रिकर्शन पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में क्या हमारा रिजल्ट स्टोर्ड है कि नहीं है। अगर स्टोर्ड नहीं है देन वी गो फॉर रिकर्शन, अगर स्टोर्ड है देन वी डायरेक्टली रिटर्न द रिजल्ट। बॉटम अप अप्रोच में हम क्या करते हैं, बेस केस से लेके हमारा आंसर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं एंड धीरे धीरे करके, मतलब कि पहले बेस केस का सॉल्यूशन फिल करेंगे, फिर उनकी मदद से बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उनके सॉल्यूशन की मदद से इवन बिगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड सो ऑन, अल्टीमेटली मेन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बॉटम अप। फ्रॉम बॉटम यू गो टिल टॉप, फ्रॉम स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम द बेस केस टू द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, इस वीडियो में जो है हम बॉटम अप अप्रोच यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे जाके दो तरीके हैं मेरे पास समझाने के। एक तो मैं और इंट्यूटिवली जाऊँ और आपको इम्प्लीमेंटेशन का इंट्यूशन दूँ और फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाए, विच you might understand and which might be a good method if we have too much of time। बट क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा है एंड मैंने पहले भी बताया था ये लंबा होगा, तो कंसेप्ट में जो पोर्शन रिक्वायर्ड था उसमें मैं कहीं कट नहीं कर रहा एंड उसमें भी मैं कट नहीं करूंगा। बट अ गुड अप्रोच वुड बी कि हम इम्प्लीमेंटेशन को देखें और पैरेलल में समझे। ठीक है ना, रेदर देन आई बिल्ड द इंट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड टेल यू। ठीक है ना, तो वो थोड़ा हमारे लिए टाइम सेविंग भी होगा एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेटर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हाट आई थिंक। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्प्लीमेंटेशन स्लोली हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस वेरी एफिशिएंटली। तो अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो पहले तो यहाँ पे मैंने जो है एल को लॉन्ग किया है डिफाइन, बिकॉज आगे जाके मैं सभी वेरिएबल्स को एल लेने वाला हूँ टू बी ऑन सेफ साइड, क्योंकि यहाँ पे बड़े इंटीजर्स यूज़ हो रहे हैं। आई डू नॉट वांट एनीथिंग टू ओवरफ्लो। सेकेंड थिंग, मैंने यहाँ पे मॉड को डिफाइन किया है विद दिस वैल्यू विच इज़ गिवन देयर इन द इनपुट। ठीक है ना,
अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले इनपुट में n और m ले लिया, वेर n इज द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड m इज द सेल्स नंबर्स फ्रॉम 1 to m। फिर मैंने एक वेक्टर लिया है जिसमें मैंने पेयर टाइप का डेटा स्टोर करना है, और पेयर में भी पहला एलिमेंट पेयर है और दूसरा एलिमेंट पेयर है, तो पेयर के अंदर भी 2 पेयर है, तो बेसिकली मैं 4 इंटीजर स्टोर कर पाऊंगा। बेसिकली मुझे हर एक स्ट्रिप के रिस्पेक्ट में L, R, P और Q स्टोर करना है, ठीक है ना। आप चाहे तो मल्टीपल तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर सकते हो जिसमें आप 4 इंटीजर्स ले लो, L, R, P, Q, एंड देन वेक्टर ऑफ दैट स्ट्रक्ट ले लो, ठीक है ना, या तो फिर एरे ऑफ दैट स्ट्रक्ट ले लो, या तो फिर आप क्या कर सकते हो, एक क्लास ले सकते हो जिसमें कि 4 मेंबर्स होंगे, एल, आर, पी, क्यू, और फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास ले लो। मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरीके से किया है। अब मैंने क्या किया, हर एक n स्ट्रिप्स के रिस्पेक्ट में एल, आर, पी, क्यू को इनपुट में लिया एंड उसको इस वेक्टर में पुश कर दिया। हर एक स्ट्रिप के रिस्पेक्ट में मैंने आर, एल, पी, क्यू को पुश किया है। अब ऐसा क्यों किया है, मैंने आर को क्यों पहले रखा है, क्योंकि याद है मैंने बोला था कि मुझे एंडिंग टाइम, एंडिंग कवर, एंडिंग सेल जो है, मतलब एल से लेकर आर तक अगर कोई स्ट्रिप कवरेज दे रहा है तो जो आर वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में शॉर्टेड चाहिए, जिससे कि हमारा काम थोड़ा बेटर हो जाए। तो अगर मैं r को पहला पैरामीटर रखूंगा और बाद में शॉर्ट फंक्शन कॉल करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो पहले पैरामीटर के रिस्पेक्ट में शॉर्टिंग करेगा, ठीक है। अगर वो पहला पैरामीटर नहीं है देन वी माइट नीड टू राइट सम कंस्ट्रक्टर फंक्शन इफ वी वांट टू शॉर्ट इट विद रिस्पेक्ट टू r, एंड वो सब करना पड़ता है, तो मैंने उसको पहला पैरामीटर ले लिया। अब मैंने 2 एरे लिए हैं, dp ऑफ m+1 एंड सम ऑफ m+1। ऐसा क्यों, देखो पहले तो dp ऑफ m+1 मैंने लिया है, ठीक है ना। तो ये dp ऑफ i क्या डिनोट करेगा, इट विल डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स out of the strips which has ending point less than equal to I। ये क्या है, probability of selecting a combination of strips out of the strips which has ending point less than equal to I such that 1 से लेके I तक के सेल्स जो है वो एग्जैक्टली एक स्ट्रिप कवर करे, ठीक है ना, एग्जैक्टली एक स्ट्रिप कवर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट विल बी स्टोर्ड इन dp ऑफ i। तो हमारा आंसर कहाँ पे होगा, हमारा आंसर होगा dp ऑफ m में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स वेयर द एंडिंग इंडेक्स इज लेस देन और इक्वल टू m सच दैट 1 से लेके m, अब एंडिंग इंडेक्स लेस देन इक्वल टू m लिया मतलब सारे स्ट्रिप्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कंस्ट्रेंट्स अगर हम देखें तो एंडिंग इंडेक्स जो है वो m से कम है, ठीक है ना। सो dp ऑफ m क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिप्स अमॉन्ग द स्ट्रिप्स विच हैज एंडिंग इंडेक्स लेस देन इक्वल टू m, मतलब सारी स्ट्रिप्स such that the cells from 1 to m are covered by exactly one strip। तो हमारा आंसर इस इंडेक्स पे होगा, और dp ऑफ i एक जनरल है फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ i, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कवर हो गई, ये dp ऑफ i का मतलब होगा। अब एक और चीज़, मैं यूजुअली जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ तब ये समझाता हूँ, तो यहाँ पे वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बट मैं बता देता हूँ। सो बेसिकली जब भी हमें ये ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स के रिजल्ट स्टोर करने होते हैं तो हमें एक एरे लेना पड़ता है। अब उस एरे की साइज़ कैसे डिसाइड होती है, वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो आप रिकर्शन यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं। एग्जैक्ट जब रिकर्शन लिखोगे तब तो और भी पैरामीटर पास करोगे, राइट, बट चेंज कौन कौन से हो रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में आप लेफ्ट राइट ये सब डिसीजन ले रहे हो। तो यहाँ पे एक तो कितने सेल्स बचे हैं कवर करने के लिए और कितने स्ट्रिप्स बचे हैं, 2 चीज़ें हैं, ठीक है ना। सो एक्चुअल में तो आपका कुछ ऐसा होना चाहिए dp ऑफ i j, राइट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कवरिंग द सेल्स फ्रॉम 1 इंडेक्स टिल i इंडेक्स विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिप्स फ्रॉम 0 इंडेक्स टिल j इंडेक्स। बट यहाँ पे मैंने सिर्फ dp ऑफ i, यहाँ पे मैंने इसको 1d में कन्वर्ट कर दिया है। क्यों, क्योंकि हमने जो स्ट्रिप्स है उसको शॉर्ट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द एंडिंग सेल विच इट कवर्स। तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि dp ऑफ i जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम वो सारे सेल्स के, वो सारे स्ट्रिप्स के रिस्पेक्ट में कवर करेंगे जिनका एंडिंग इंडेक्स लेस देन इक्वल टू i होगा,
ठीक है ना, तो वो इंक्रीमेंटल फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए ये एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, नाउ तो ये तो कवर आ गया, समझ में आ गया। अब एक और है सम ऑफ m+1, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या डिनोट करता है, सम ऑफ आई ये डिनोट करता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग ऑल स्ट्रिप्स with ending cell less than equal to I। सारी स्ट्रिप्स जिनका एंडिंग सेल लेस देन इक्वल टू आई है, ठीक है ना, उनको सिलेक्ट ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसका यूज क्या है आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने dp ऑफ i 0 कर दी, सबकी प्रोबेबिलिटी 0 कर दी, सम ऑफ 0 को 1 कर दिया। अब सम ऑफ 0 को 1 क्यों किया, देखो एक बात समझो, सम ऑफ i क्या है, i तक की जितनी भी एंडिंग सेल जिन स्ट्रिप्स का i या उससे कम है, उन सभी को ना सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो जितनी भी स्ट्रिप्स है जिनका एंडिंग सेल 0 या उससे कम है, उनको ना सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ना सिलेक्ट करने की 1, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा कोई स्ट्रिप है ही नहीं जिसका एंडिंग सेल 0 हो। सभी का जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है L और R वो 1 से लेके M के बीच में है, तो ऐसी कोई स्ट्रिप है ही नहीं, तो हम सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ऐसी स्ट्रिप ना सिलेक्ट करने की कंडीशन हमेशा ट्रू है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने क्या किया है, i इक्वल टू 1 to m वेरी किया है, और हर बार मुझे कैलकुलेट क्या करना है, सॉरी ये अभी मैं सम ऑफ i कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो हम बाद में उस पर आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने i को 1 से लेके m तक वेरी किया है, और मुझे j इक्वल टू मैंने 0 किया है। ऑल्सो उससे पहले dp ऑफ 0 1 किया है। dp ऑफ 0 1 इसका मतलब क्या है कि 0 तक के जो सेल्स है वो एग्जैक्टली एक स्ट्रिप से कवर हो, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 0 को तो हम बाय डिफॉल्ट 1 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको नहीं भी करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो dp ऑफ i कैलकुलेट हो रहा है वो बेसिकली देखो, यहाँ पे इसको करना पड़ेगा, इसकी एक रिक्वायरमेंट है बेसिकली। यहाँ पे एक्चुअली ये कोड सारा इतना रिलेटेड है ना कि कौन सा पोर्शन पहले कवर किया जाए कौन सा बाद में, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, देखो इसको इस तरीके से समझो। अगर मान लो मेरे पास एक सेल्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब मान लो एक स्ट्रिप है जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और जो 6 से लेकर 9 तक वेरी करती है, ठीक है ना। तो dp ऑफ 9 जो होगा उसमें क्या मैं ये वाली स्ट्रिप अगर कंसिडर करूँ, dp ऑफ 9 का क्या मतलब कि प्रोबेबिलिटी सच दैट ऑल द सेल्स फ्रॉम 1 to 9 विल बी कवर्ड बाय एग्जैक्टली 1 स्ट्रिप, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिसमें से एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है जहाँ पर मैं इस स्ट्रिप को कंसिडर करूँ, तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। एंड कैन आई से मल्टीप्लाइड बाई dp ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई सम x वैल्यू, ठीक है ना। ये x क्या होगा हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे अगर हम ये कहते हैं कि ये 6 से लेके 9 तक कवर कर रहा है, तो 1 से लेके 5 तक भी एक ही स्ट्रिप ने कवर किया होना चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कैसे मिलेगी, dp ऑफ 5 से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो वो भी एग्जैक्टली एक ही स्ट्रिप ने कवर किया होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द अकरेंस ऑफ दिस स्ट्रिप मल्टीप्लाइड बाय सम x, ठीक है ना। तो अब मान लो यहाँ पे जैसे dp ऑफ 5 किया, क्यों, क्योंकि ये L से लेके 6 से लेके 9 तक वेरी कर रहा था। अगर मान लो कोई स्ट्रिप 0 से लेके 9 तक वेरी करती, तो यहाँ पे क्या होता, dp ऑफ 0, ठीक है ना। तो अगर कोई स्ट्रिप 1 से लेके 9 तक पूरा कवर कर रही है, तो उसकी आगे किसी स्ट्रिप पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। तो व्हेन आई राइट dp ऑफ 0 आई शुड गेट आंसर 1, कि 0th सेल जो है वो हमेशा एक स्ट्रिप से ही कवर्ड है। क्यों, क्योंकि 0th सेल है ही नहीं, सो इट इज़ ऑलवेज ट्रू, सेल 1 से लेके m तक ही है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे 1 सेट किया है, ठीक है।
धीरे धीरे समझते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, 1 से लेके m तक मैं i को वेरी कराऊंगा और मैं dp ऑफ i कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। dp ऑफ 0 1 कर दिया। अब 1 से लेके m तक मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये बॉटम अप अप्रोच है। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कवरिंग ऑल द सेल्स फ्रॉम 1 till m विथ एग्जैक्टली 1 स्ट्रिप, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5 ऐसा करते करते हम चलेंगे, इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा बेस केस मान सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने i को 1 से m तक वेरी कराया है और j की वैल्यू को 0 से स्टार्ट किया है। j क्या है, j विल बी एन आइट्रेटर ओवर द स्ट्रिप्स। ये जो वेक्टर है a, जो मैंने स्ट्रिप्स के एंडिंग सेल के रिस्पेक्ट में शॉर्ट किया है, उस पे आइट्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन n तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लेस देन n तक जाएगी। तो ये अगर ग्रेटर देन n हो गई या i ग्रेटर, ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गई या i ग्रेटर देन m हो गया, देन वी विल स्टॉप, ओके। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, देखो हमें dp ऑफ i कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, और एंड में हमारा आंसर dp ऑफ m होगा। तो सबसे पहले तो मैंने देखो, अब हम जो है ये चेक कर रहे हैं कि जैसे कि ये अगर मान लो मेरे सेल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग dp ऑफ 5, आई एम ट्राइंग टू लुक एट कॉम्बिनेशंस विच कैन कवर द सेल्स फ्रॉम 1 इंडेक्स टू 5 इंडेक्स विथ एग्जैक्टली 1 स्ट्रिप, राइट। सो ये जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मान लो अभी मैं dp ऑफ 5 कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो dp ऑफ 1 to 4 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो एट प्रेजेंट मैं उन स्ट्रिप्स को कंसिडर कर सकता हूँ जिसका एंडिंग पॉइंट 5 हो। तो मैं यहाँ पे मान लो ये स्ट्रिप लेता हूँ, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो 1/2 इंटू मुझे पता है ये 4 to 5 कवर करता है, तो इंटू dp ऑफ 3, क्योंकि 1 से लेके 3 तक के सेल्स भी एक ही स्ट्रिप से कवर होने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी dp ऑफ 3 है, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली होगी क्योंकि i 1 से m वेरी हो रहा है, इनटू सम x, ठीक है, उस पर अभी नहीं जाते। तो इसलिए मुझे इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंडिंग पॉइंट निकाल लिया a ऑफ j, ये a वेक्टर में से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, आइट्रेटर है j। सो a ऑफ j डॉट फर्स्ट जब मैं लिखूंगा तो मुझे ये पेयर का एक्सेस होगा, और डॉट सेकंड लिखूंगा तो ये पेयर का। अब इस पेयर में p और q स्टोर्ड है और इस पेयर में r और l। सो डॉट फर्स्ट मुझे r देगा और डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड मुझे l देगा, ठीक है। अब मुझे ith सेल पे एंड होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशंस सच दैट द सेल्स फ्रॉम 1 till i आर कवर्ड बाय एग्जैक्टली 1 स्ट्रिप। तो मुझे ऐसे स्ट्रिप्स चाहिए जो ith सेल पे एंड हो रही हो। तो अगर इसका एंडिंग पॉइंट लेस देन i है तो नेक्स्ट स्ट्रिप पे मूव करेंगे, क्योंकि स्ट्रिप्स हमने एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में शॉर्ट की है। अगर i 7 है और करंट स्ट्रिप का एंडिंग पॉइंट 5 है, मुझे तो 7 एंडिंग पॉइंट हो ऐसे स्ट्रिप चाहिए ना, तो मैं नेक्स्ट स्ट्रिप पे मूव कर जाऊंगा। अगर एंडिंग पॉइंट इसका ग्रेटर देन i है, i की वैल्यू 7 है लेकिन करंट स्ट्रिप का एंडिंग पॉइंट 9 है और सारी स्ट्रिप्स आगे एंडिंग पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ही होगी, तो मुझे i को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब एंडिंग पॉइंट 7 वाली कोई स्ट्रिप ही नहीं है। तो dp ऑफ 7 कैलकुलेट हो गया जो होना था, ठीक है। अगर ऐसी कोई स्ट्रिप नहीं होगी तो उसकी वैल्यू 0 की 0 रहेगी, बट अब हमें आगे बढ़ना है। सो उस केस में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल पे एंड होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट सेल तक अगर सारे सेल्स एक ही स्ट्रिप से कवर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और अगर एंडिंग पॉइंट इस स्ट्रिप का i के बराबर है देन आई कैन सिलेक्ट दैट स्ट्रिप, ठीक है। अब अगर इस स्ट्रिप का एंडिंग पॉइंट i के बराबर है, फॉर एग्जांपल i की वैल्यू 5 है और इसका एंडिंग पॉइंट भी 5 के बराबर है, ठीक है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लो ये मेरे सेल्स है, अगर मैं करंटली ith इंडेक्स पे हूँ और करंट स्ट्रिप जो है वो मान लो i इंडेक्स यहाँ पे है, और करंट स्ट्रिप जो है वो L से लेके R तक कवर करती है, जहाँ पे R i के बराबर है, ठीक है ना।
सो डीपी ऑफ आई में क्या कैलकुलेट होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस सच दैट द सेल्स फ्रॉम 1 to I आर कवर्ड बाय एग्जैक्टली वन स्ट्रिप एंड वी कंसिडर ओनली द स्ट्रिप्स विच हैव एंडिंग इंडेक्स लेस देन इक्वल टू आई। वो तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगर मैं इस स्ट्रिप को कंसिडर करता हूँ, इसको अकरेंस में मानता हूँ, तो इसका जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो मुझे डीपी ऑफ आई में ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए? क्योंकि इसके अलावा भी और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। हो सकता है एक स्ट्रिप इस तरह से हो जिसका एंडिंग पॉइंट आर हो और स्टार्टिंग पॉइंट ये L1 हो, और ये भी कुछ कॉम्बिनेशन दे सच दैट ये सारे सेल्स एक ही बार कवर हो। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस डीपी ऑफ आई में ऐड होंगे, जहाँ पे हम ऐसी स्ट्रिप्स कंसिडर कर रहे हैं जिनका एंडिंग पॉइंट आर पे हो। ठीक है, तो अभी हम इस कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये स्ट्रिप अकर करनी चाहिए। तो मान लो इसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है P/Q, तो P/Q मल्टीप्लाइड बाई, अब ये है L-1, तो 1 से लेके L-1 तक के भी सारे सेल्स एक ही स्ट्रिप से कवर होने चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी डीपी ऑफ L-1, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली होगी, मल्टीप्लाइड बाई जितनी भी स्ट्रिप्स ऐसी है जिनका एंडिंग पॉइंट L से लेके R के बीच में है, वो नहीं आनी चाहिए। मतलब कि कोई स्ट्रिप है ये, कोई स्ट्रिप है ये, कोई स्ट्रिप है ये, कोई स्ट्रिप है ये कोई भी सिलेक्ट नहीं करनी है जिनका एंडिंग इंडेक्स L और R के बीच में है। ऐसी सभी स्ट्रिप्स को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, तो वो आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन उसमें हम इस स्ट्रिप को इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अलावा जितनी भी ऐसी स्ट्रिप है जिनका एंडिंग पॉइंट L से लेकर R के बीच में है, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि फिर वो ये सेल्स मल्टीपल टाइम्स कवर होने लग जाएंगे। अगर ये स्ट्रिप्स भी आ गई तो ये सारे सेल्स तो मल्टीपल टाइम कवर हो गए ना, ये स्ट्रिप भी कवर कर रही है, ये स्ट्रिप भी कवर कर रही है, तो उनको ना आने की प्रोबेबिलिटी भी मल्टीप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रिप के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और एक स्ट्रिप के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो इन दोनों की ना आने की एक साथ प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी ना आई और ये भी ना आई, तो इन दोनों की एक साथ ना आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। ठीक है, आने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो दोनों ना आए तो दोनों की ना आने की प्रोबेबिलिटी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब एक बात समझो, ये कैलकुलेट करने के लिए अगर हम वापस से सारी स्ट्रिप्स को ट्रावर्स करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रिप्स ऐसी है जिनका एंडिंग पॉइंट L से लेकर R के बीच में है और करंट स्ट्रिप के अलावा, और उन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उन सब के ना होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो तो वापस एक लूप लग जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक सम एरे मेंटेन करेंगे जहाँ पे सम ऑफ आई क्या है कि जिनका भी एंडिंग इंडेक्स 1 से लेके I तक है, उन सभी स्ट्रिप्स एक साथ ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, ओके। अब लेकिन हमें तो ये चाहिए कि L से लेके R तक की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, मान लो मेरे पास 3 स्ट्रिप्स है। ठीक है ना, ये है 1 से लेके 3 तक, दूसरी है 2 से लेके 4 तक, और एक और है 2 से लेके 5 तक। ठीक है, और अभी मैंने करंटली एक स्ट्रिप सिलेक्ट की है जो कि है 2 से लेके 5 तक। ठीक है ना, या तो फिर इसको ऐसा कर देते हैं, ये है 1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी मान लो है P1, या तो होने की प्रोबेबिलिटी है P1, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है P2, इसके होने की प्रोबेबिलिटी है P3। तो 1 से लेके, अब देखो मैंने एक स्ट्रिप सिलेक्ट की 2 से 5। ठीक है ना, तो सम ऑफ 5 मुझे क्या देगा? 1 से लेके 5 तक जिनका भी एंडिंग पॉइंट है वो सभी स्ट्रिप्स ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, मतलब कि 1 - P1 इंटू 1 - P2 इंटू 1 - P3। ठीक है, लेकिन मुझे तो 2 से लेके 5 के बीच में ना होने वाली चाहिए, मतलब कि 1 से लेके 1 तक जिनका एंडिंग पॉइंट है वो चलेगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ 1 से, तो ये हो जाएगा 1/1 - P1।
तो ये दोनों चली जाएगी। तो ऐसी स्ट्रिप्स जिनका एंडिंग पॉइंट 2 से लेके 5 के बीच में है, इनकी ना होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - p2 इंटू 1 - p3। सो ये और ये एक साथ ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 - p2 इंटू 1 - p3। ठीक है ना, क्योंकि ये तो हमारे कंसिडरेशन के बाहर चली जाएगी, राइट। 2 से लेके 5 तक जिनका एंडिंग पॉइंट है उनकी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हम सम ऑफ 5, वो 1 से लेके 5 तक के एंडिंग पॉइंट वाले की प्रोबेबिलिटी का ना होने का मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइड बाई सम टिल 1। तो अगर L से लेके R तक का कोई आप स्ट्रिप सिलेक्ट करते हो तो सम टिल R क्या देगा, probability of not occurring all the strips with ending index less than equal to R, and if you divide it by, so ये 1 से लेके R तक जितने भी ending index वाली strip होगी उनके ना होने की probability हो जाएगी, and if you divide it by sum of L - 1, it will be the probability of all the strips whose ending index is from 1 to L - 1 and they are not occurring probability। तो ये दोनों डिवाइड करोगे तो आपको L से लेके R तक जिनके भी एंडिंग पॉइंट है उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो सम अब समझ लेते हैं। अच्छा, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम P/Q क्या है, इस स्ट्रिप के होने की प्रोबेबिलिटी, dP ऑफ L - 1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी सेल्स एक ही बार कवर हो उनकी प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ R डिवाइड बाई सम ऑफ L - 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L से लेके R तक जितने भी एंडिंग पॉइंट वाली स्ट्रिप्स है उन सभी स्ट्रिप्स के एक साथ ना होने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन इसमें ये जब सम हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो इसमें ये वाली स्ट्रिप की ना होने की प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूडेड होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कि ये जो हमने 2 से लेके 5 तक वाली स्ट्रिप को सिलेक्ट किया है, मान लो एक यहाँ पे स्ट्रिप थी 2 से लेके 5 तक वाली, एक और जो हमने सिलेक्ट की है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी तो सम और टिल 5 में इंक्लूड हो जाएगी। तो सम टिल 5 बाई सम टिल 1 में भी वो भी इंक्लूड हो जाएगी, राइट, वो भी इस प्रोडक्ट का पार्ट होगी। तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट में है। तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट में है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा कि L से लेके R तक एंडिंग होने वाली जितनी भी स्ट्रिप्स है अदर देन दिस सिलेक्टेड स्ट्रिप, उन सभी स्ट्रिप्स के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इस स्ट्रिप के ना होने की प्रोबेबिलिटी से, क्योंकि वो अभी इस प्रोडक्ट में है। ठीक है ना, और हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट लेना है कि इसके अलावा जितनी भी स्ट्रिप्स है जिनका एंडिंग पॉइंट L से लेके R के बीच में हो वो ना हो। ठीक है, तो अब इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - P/Q, दैट इज नथिंग बट Q - P/Q। अब इसको हमें डिवाइड करना है, मतलब कि Q - P/Q इस वैल्यू से डिवाइड करना है इस टर्म को। ठीक है ना, तो ये जो पोर्शन, ये जो होगा ये dP ऑफ I में ऐड होगा, मतलब कि ये स्ट्रिप लेनी है जो कि R पे एंड हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये मल्टीप्लाइड बाई 1 से लेके L - 1 तक के सभी सेल एक ही बार कवर हो उसकी प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाइड बाई L से लेके R तक जितनी भी स्ट्रिप्स का एंडिंग पॉइंट है उसमें से किसी को नहीं लेना वरना ये सेल्स रिपीट हो जाएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, डिवाइड बाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रिप नॉट अकरिंग, बिकॉज the probability of this strip not occurring is also multiplied here, लेकिन वो तो हम चाहते हैं I। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या लेना है, the probability of all the strips whose ending point is between L to R other than this strip they do not occur at the same time। ओके, एक साथ सारी स्ट्रिप्स अक्कर नहीं करनी चाहिए, मतलब कि सारी स्ट्रिप्स अक्कर ना करें, हम ये चाहते हैं। तो उन सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मिलेगी, उसमें से हम इसके निकाल देंगे, तो इससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे हम I को बढ़ाते जाएंगे और हर एक के रिस्पेक्ट में ये टर्म निकाल के ऐड करते जाएंगे और फाइनली dP ऑफ M रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ देखते हैं और समझ में आएगा। सो ये दोनों टर्म्स तो मैंने समझा दिए। अब देखो मैंने क्या किया, अगर R मतलब एंडिंग इंडेक्स ऑफ द करंट स्ट्रिप इज इक्वल टू I, जो मैं dP ऑफ I कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उस सेल को मैं ले सकता हूँ। सो उस सेल को मैं लूंगा तो पहले तो मैंने उसकी P और Q वैल्यू निकाल ली, वो क्या होगा A ऑफ J डॉट सेकेंड मतलब ये पेयर, और डॉट सेकेंड का डॉट फर्स्ट मतलब P और डॉट सेकेंड का डॉट सेकेंड मतलब Q, तो ये वैल्यू आ गई।
अब ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रिप अकरिंग, मतलब कि P बाई क्यू, और P बाई क्यू को हम कैसे लिखते हैं मॉड्यूलो के फॉर्म में, P इंटू क्यू इनवर्स मॉड्यूलो मॉड, और Q इनवर्स मॉड्यूलो मॉड क्या होता है, Q की पावर मॉड माइनस 2 मॉड्यूलो मॉड। सो यहाँ पे मैंने लिया है P मल्टीप्लाइड बाई मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल Q मॉड माइनस 2 मॉड्यूलो मॉड। तो ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है वो Q की पावर मॉड माइनस 2 मॉड्यूलो मॉड कैलकुलेट करेगा, मतलब कि Q इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉड, और उसको मैं P के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अगेन इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा, आप इस सीरीज में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। और ये मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या करेगा, A की पावर B बेसिकली कैलकुलेट करके देगा विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो मॉड विथ इन लॉगरिथमिक B टाइम, ठीक है। सो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट स्ट्रिप अकरिंग, मतलब कि ये वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी 1 क्या है, सम ऑफ R मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ L माइनस 1 मॉड्यूलो माइनस 2, मतलब कि सम ऑफ R डिवाइड बाई सम ऑफ L माइनस 1। अब सम ऑफ L माइनस 1 जब मॉड्यूलो मॉड के रिस्पेक्ट में डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स, इनवर्स मतलब सम ऑफ L माइनस 1 की पावर मॉड माइनस 2 होल मॉड्यूलो मॉड, ठीक है ना। तो ये जैसे कि यहाँ पे 1/q जो है, 1/q को हमने ऐसे लिखा मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल, वैसे ही 1/सम L माइनस 1 को हमने ऐसे लिखा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी 2 ये क्या है, देखो अब मैं ये टर्म कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप मॉड्यूलो यूज़ करते हो तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा है, मैंने इसको q अपॉन p, q माइनस p नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि जब आप मॉड्यूलो के रिस्पेक्ट में करते हो कैलकुलेट, तो पहले आप इसको कैलकुलेट करो एंड देन जो है आप फिर ये मान लो ये वैल्यू आ जाती है x, तो ये 1/x हो गया, फिर इसको मॉड के रिस्पेक्ट में इसका इन्वर्स निकालो, मतलब कि x की पावर मॉड माइनस 2 मॉड मॉड, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, q माइनस पी मॉड्यूलो मॉड मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल q मॉड माइनस 2, बेसिकली q माइनस पी बाई q कैलकुलेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू मॉड, q माइनस पी डिवाइड बाई q, ये टर्म कैलकुलेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू मॉड, ठीक है ना, और उसका वापस इन्वर्स लिया है, तो प्रोबेबिलिटी 2 में ये स्टोर हो गया। देन अगेन मॉड्यूलर एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी 2, तो ये जो पूरा टर्म है उसका इन्वर्स लिया है विथ रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो मॉड, क्यों, क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है, तो ये टर्म भी कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रोबेबिलिटी 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 2, बेसिकली इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये मुझे अल्टीमेटली क्या देगा कि L से लेके R तक जितने भी स्ट्रिप्स का एंडिंग पॉइंट है अदर देन दिस वो सब नहीं आने चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये पहला टर्म ये वाला, तो इसको मैंने इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 2 था, फिर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी 1, तो वो 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन हो गया, हर स्टेप पे मैं मॉड्यूलो मॉड ले रहा हूँ, ठीक है ना। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, अगेन आप वो सीरीज देख सकते हो। एंड देन dp ऑफ L माइनस 1 इंटू दैट प्रोबेबिलिटी, dp ऑफ L माइनस 1 इंटू दैट प्रोबेबिलिटी, जिसमें ये तीनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन था, वो पूरा प्रोडक्ट मैंने ले लिया, एंड ये करंट स्ट्रिप को लेने का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी सच दैट 1 से लेके i तक सभी सेल्स एक ही बार कवर हो, अगर मैं इस स्ट्रिप को लेता हूँ और उसको मैंने dp ऑफ i में ऐड कर दिया, क्योंकि ऐसे और भी स्ट्रिप्स हो सकती है जो कि ith इंडेक्स पे ही ऐड हो रही हो, तो उन सभी के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और इस स्ट्रिप को लेने के बाद हम j प्लस प्लस कर देंगे, i प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रिप भी ऐसी हो सकती है जो कि ith इंडेक्स पे ही एंड हो,
तो अगर हमारी स्ट्रिप का एंडिंग पॉइंट आई से कम है तभी नेक्स्ट स्ट्रिप पे जाएंगे। अगर हमारा स्ट्रिप का एंडिंग पॉइंट आई से ज़्यादा है तो हम सेल को आगे बढ़ाएंगे डीपी ऑफ आई कैलकुलेट करने में, और अगर बराबर है तो नेक्स्ट स्ट्रिप पे जाएंगे, क्योंकि इस स्ट्रिप का कैलकुलेशन हो गया, अब नेक्स्ट स्ट्रिप का भी एंडिंग पॉइंट आई हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे सम हमने कैलकुलेट किया था। सम ऑफ आई क्या डिनोट करता है? जितने भी स्ट्रिप्स ऐसे हैं जिनका एंडिंग इंडेक्स 1 से लेकर आई के बीच में है, वो सारे ना होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ, मतलब कि वो एक साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, तो उन सभी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 - p1 × 1 - p2 एंड सो ऑन। तो पहले तो सम ऑफ 0 मैंने 1 लिया, ये मैंने समझा दिया है। सबसे पहले सम ऑफ आई इक्वल टू सम ऑफ i - 1 मैंने ले लिया, क्योंकि probability of all the strips with ending whose ending index is less than equal to 4, उनके ना होने की probability, और probability of all the strips whose ending index is less than equal to 5। अब मान लो कोई स्ट्रिप ऐसी है ही नहीं जिनका एंडिंग इंडेक्स 5 है, तो 4 तक जितने भी एंडिंग इंडेक्स वाले स्ट्रिप है उनको वो ना होने की प्रोबेबिलिटी वही सम ऑफ 5 में स्टोर होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए सबसे पहले मैंने ये वैल्यू स्टोर कर दी है। अब ith इंडेक्स पे एंड होने वाली जितनी भी स्ट्रिप होगी उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी को मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखो, सम ऑफ 4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द स्ट्रिप्स विथ एंडिंग इंडेक्स बिटवीन 1 to 4 ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो सम ऑफ 5 में भी वो तो आएगा ही, क्योंकि सम ऑफ 5 मतलब ऑल द स्ट्रिप्स हैविंग एंडिंग इंडेक्स बिटवीन 1 to 5, तो 1 to 4 वाले तो आ ही गए। उसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उन सभी के प्रोबेबिलिटी ना होने की विच हैज एंडिंग इंडेक्स 5। ठीक है, सो वाइल j इज लेस देन n एंड a ऑफ j डॉट फर्स्ट मुझे क्या देगा? jth स्ट्रिप का एंडिंग इंडेक्स, एंडिंग सेल। अगर वो i से कम है तो हम नेक्स्ट सेल पे मूव कर जाएंगे, सो j प्लस प्लस। अब जब तक ऐसे स्ट्रिप्स मुझे मिलते रहते हैं जिनका एंडिंग सेल i के बराबर है, तो उन सभी के ना होने की प्रोबेबिलिटी को मुझे सम ऑफ i में मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करनी है। उनके होने की प्रोबेबिलिटी p/q है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 - p/q होगी, मतलब q - p/q। q - p/q मतलब q - p, और बाई q हम मॉड के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं? इनवर्स ऑफ q, जो कि ऐसे कैलकुलेट होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ jth स्ट्रिप हुज एंडिंग इंडेक्स इज सेम एज ith सेल, उनके ना होने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और उसको मैं सम ऑफ i में मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। तो सम ऑफ i में क्या होगा? 1 से लेकर i तक जितने भी स्ट्रिप्स की एंडिंग पॉइंट है उन सभी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, एंड देन आई विल मूव टू नेक्स्ट सेल। तो ऐसे मैं उन सभी को भी कैलकुलेट करता जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कोड। ठीक है, आई नो ये कोड भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको मैं नीचे पिंड कॉमेंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक आपने देखा है वीडियो, देन यू आर अमंग द वेरी फ्यू पीपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।